ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, चलो अभी पीपीएच पे आ जाते हैं। पीपीएच में हमें पढ़ने थे रिस्क फैक्टर्स, ठीक है ना। तो रिस्क फैक्टर्स में प्रीनेटल मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले के, फिर एंटीनेटल और इंट्रानेटल, ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं और इंट्रा डिलीवरी के दौरान क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। 3 तरह का शीशी है ठीक और एक ऑइंटमेंट लगाएंगे दिन में 3-4 बार। जितनी बार वो दस्त करती है वो साफ करके पोंछ के लगाना है, और बाकी दवा जैसे लिखा है लिखवा लेना है। दस्त की भी? हाँ, दस्त, बुखार, रैशेस सभी का दवा है। 50। सोमवार को एक बार दिखा लीजिएगा। वो दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। ओके, कल काम था और आज नहीं तो कल शाम तक एक बार कंफर्म कर लो, दिखा लो, मतलब दवा भी जैसे ना रात को लिखा दिए, जैसे ये बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं हो तो हो जाएगा, ठीक हो तो। और भी आ रहे हो वैसे। खाली वाली गोंद के डिब्बी हो है ना, नहीं समझे नहीं तो फिर माने समझाना पड़े। रघुवीर हुई कीजिए, माइक म्यूट करिए आप। हाँ, हाथ दर्द हो रहा है, दबाने से बंद हो रहा है क्या? हाँ, दबा के रखता हूँ ना, मतलब ऐसे इधर साइड होकर ऐसे दबा देता हूँ तो दर्द बंद हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यूटी से रख गया। हाँ, इसके लिए कुछ करो ना, बहुत दिन से था इसके लिए, जब से इलाज करवा रहा हूँ, जब से इसका ध्यान ही नहीं दिया मैं। पेट दर्द करता था बस, तो पेट भी कड़क ज़्यादा रहता है। मतलब उसके स्थान पर जाए ऐसे पापा का इलाज करवा के लेगा, दूसरे दिन से ले ही लियो। दूसरे दिन से पापा का इलाज करवा के ले गया था ना बाटला, दूसरे दिन ले ही लियो उन्होंने। अरे अच्छा कर दिया था डॉक्टर साहब ने एक ही दिन में आराम लग गया, कि एक दिन में आराम लगे क्या? इतनी इलाज में इतनी आराम लग गया तो और करवा लेंगे। फिर काम चलने दो। आ रही है आवाज? वो क्या है, जो व्यक्ति जो दुनिया यस मैम आ रही है। वो दुनिया छोड़ने में तकलीफ होता है। कौन सी लिंक से पढ़ाऊं जिस पे आवाज आती है भैया? लिंक तो सेम ही है, बोल ही नहीं रही। नहीं मैम, क्लियर आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है? पता नहीं किसी ने तो डाला। चलो रिस्क फैक्टर्स देख लो। सबसे पहले तो अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो उस केस में जो है पीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोटी पेशेंट है, बीएमआई उसका 35 से ज्यादा है, एज ज्यादा है, 40 से ज्यादा की उम्र में प्रेगनेंसी हो रही है, उस केस में भी पीपीएच होने के चांसेस हो सकते हैं। अंदर बड़ा सा यूट्रस में फाइब्रॉइड है, मतलब फाइब्रॉइड, ठीक है, एक बड़ा सा फाइब्रॉइड है तो भी हो सकता है। पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसका खून पतला होता रहता है, उसको खून जमने की बीमारी है, उसमें प्लेटलेट की कमी है, डेंगू हो रखा है, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो पेशेंट को पीपीएच हो सकता है। ग्रैंड मल्टीपैरिटी मतलब क्या है? उसका चौथा, पांचवा, छठवां बच्चा है, बहुत बच्चे, 4 या 4 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो ग्रैंड मल्टीपैरिटी हो जाएगी। और अगर पहले कभी उसको पीपीएच हुआ है तो अभी भी चांसेस है कि उसको पीपीएच होंगे, हो सकता है इस प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब एंटीनेटल में जाते हैं, ठीक है। अगर पहला बच्चा है, पहले बच्चे अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे बच्चे तो, लेकिन कभी कभी किसी में पहले बच्चे में भी देखा गया है कि पीपीएच बहुत ज्यादा
देखा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बच्चा बड़ा है तो ठीक है भाई, अपन पहले पढ़ चुके हैं, अगर बच्चा बड़ा होगा या फिर ट्विन प्रेगनेंसी होगी तो इन केसेस में ब्लीडिंग होने के पीपीएच होने के चांसेस है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, जुड़वा तिड़वा बच्चे जो रहते हैं ना वो। तीसरी चीज, अगर पानी ज्यादा है, पॉलीहाइड्रामिया, जो हाइड्रामिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वो। कोआगुलोपैथी, कोआगुलेशन का डिसऑर्डर, खून जमने की क्षमता ना होना, ऐसा कोई अगर मरीज को डिसऑर्डर है उस केस में भी पीपीएच हो सकता है। प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है तो हो सकता है। अगर किसी को एंटीपार्टम हेमरेज हुआ, मतलब कि अगर किसी का अब रप्चर प्लेसेंटा या प्लेसेंटा क्लियर रहा है इस प्रेगनेंसी में, तो उस केस में पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लैम्प्सिया अगर है उस केस में भी पीपीएच की संभावना बढ़ती है। अनीमिया है तो भी पीपीएच की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी प्लेसेंटा प्रीविया तो एपीएच में आ जाता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा अक्रीटा स्पेक्ट्रम, प्लेसेंटा अक्रीटा स्पेक्ट्रम में क्या रहता है कि जो आवल होती है वो बच्चा लाने के अंदर धस जाती है, तो वो जो है वो निकलती नहीं है डिलीवरी के बाद, तो वो एक प्लेसेंटा अक्रीटा स्पेक्ट्रम होता है। उस केस में भी पीपीएच होने की संभावना होती है। अब अगर डिलीवरी के दौरान वाला पेशेंट अगर लेबर में हो तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को लेबर के दौरान तो ठीक है, बहुत समय से पेशेंट लेबर में है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के मतलब फोर्सेप्स लगाया है या वैक्यूम लगाया है, ठीक है, उस केस में भी ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो सकती है। आपने एपिजियोटोमी लिया ढंग से। मैम थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है मैम, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए मैम प्लीज। आपका स्क्रीन भी तो बड़ा कर सकते हो, नहीं हो सकता क्या? आपके में जूम का फैसिलिटी नहीं है क्या? अरे सर इतना अच्छा क्लियर दिख रहा है, हर चीज क्लियर दिख रहा है, आवाज अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी, बहुत छोटा दिख रहा था। नहीं अपन को तो बढ़िया क्लियर दिख रहा है सर, डिस्टर्ब ना करिए सर। अभी वहाँ से स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं, टच कीजिए सर। समस्या होगी तो बोलना तो पड़ेगा ना, हम फालतू नहीं बोलते हैं आपकी तरह, समस्या होगी तो बोलना ही पड़ेगा। आप लोग घर जाके एक दूसरे का सर फोड़ लेना, मैं सुन लो क्लास में जो बोल रही हूँ। फालतू की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। लड़ रहे हैं मतलब ये रद्द हो गई। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो सिजेरियन सेक्शन में तो वैसे भी ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो मैं ज्यादा बड़ा करूंगी स्क्रीन पे आएगा ही नहीं ना बेटा। ठीक, चलो अब आपके लेबर रूम में एक पीपीएच ट्रॉली होनी चाहिए। एक ट्रॉली में क्या क्या होना चाहिए? हिमोग्लोबिन भी कम होना बेटा आवाज कट रही है तेरी। मैम, इसमें हिमोग्लोबिन भी कम होता है ना? अब ऑब्वियसली बेटा ब्लीडिंग होगी तो हिमोग्लोबिन नहीं जाएगा। अभी मुझे कोई मैसेज कर रहा है कि आज क्लास है क्या? क्लास चालू है, क्लास में आना नहीं है, लिंक खोल के देखना नहीं है, और मैसेज किए जा रहे हैं लोग कि टुडे क्लास इज देयर। मतलब क्या करें इंसान। कौन है मैम? पता नहीं कौन, किस नाम से आया मैम? नाम नहीं पता, कुछ नंबर है। चलो देखो, पीपीएच ट्रॉली जो है, एक पीपीएच ट्रॉली होती है। देखो वैसे भी मैं मैसेज पहुंचवा ही देती हूँ ना अगर क्लास नहीं होती है। अगर नहीं कोई मैसेज आया तो क्लास है, सीधी बात। चलो पीपीएच ट्रॉली के कंपोनेंट्स देखो, इसमें क्या क्या होने चाहिए पीपीएच ट्रॉली का सामान। तो उसमें आईवी फ्लूइड्स होने चाहिए, ठीक है, रिंगर लैक्टेट होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, और कुछ चीजें होनी चाहिए वो फ्रिज के अंदर रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको ज्यादा देर रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो असर जो है वो अपना पढ़ना बंद कर देगी या धीरे असर करेगी। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं? ऑक्सीटोसिन होती है, कार्बोक्रॉस्ट होती है, अर्गोमेट्रिन होती है जो अपन मेथर्जिन भी बोलते हैं, और मीजोप्रोस्टल टैबलेट, उसको फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। उसके अलावा आईवी सेट होना चाहिए, वेन फ्लो होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, नीडल्स होनी चाहिए, टेप होना चाहिए वेन फ्लो को फिक्स करने के लिए, होलीस कैथेटर होना चाहिए, कॉन्डम होना चाहिए, सिल्क थ्रेड होना चाहिए, और ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए? ब्लड कलेक्शन के लिए वायर्स होने चाहिए,
ठीक है, जिसमें आप सीबीसी का सैंपल भेजोगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल भेजोगे, ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग भेजोगे, ठीक है। और साथ साथ में रिक्विजिशन फॉर्म्स होने चाहिए कि अब आप ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो तुरंत आपको बुलाना पड़ेगा ना ब्लड, तो आपको फटाफट सैंपल फॉर्म करके देना पड़ेगा। हाँ, इंजेक्शन प्रोस्टाडीन, प्रोस्टाडीन बेटा कार्बोप्रोस्टी तो है, वो भी रख सकते हैं ट्रॉली में। देखो तो रखा तो है ना बेटा कार्बोप्रोस्ट। अच्छा हाँ, कभी आप लोग प्रोस्टाडीन बोल रहे हो, कंपोजिशन उठा के तो देखो क्या है। चलो देखो, अब आपके पास हर बार को आप कैसे लॉग मेजर करोगे, ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका भी माइक ऑन है बंद करो। अगली बार पूरी क्लास में मुझे एक भी माइक, एक भी कैमरा अगर ऑन मिलता है, क्लास बिना बोले छोड़ दूंगी, मैं साफ बता रही हूँ। और मेरे से फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा कि मैंने ऐसे क्यों किया और हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा हो रहा है, नहीं जाती है। जिसका भी ये कैमरा ऑन है ना, तुरंत की तुरंत बंद कर दो। और अगले, जब तक मेरी क्लास चल रही है आज, अगर किसी का कैमरा या किसी का माइक ऑन मिला, बिना डाउट पूछना है। जब मैं बीच में बोल रही हूँ तो पता ही नहीं बोलेगा। जब मैं पूछूं कि हाँ आप कोई डाउट है तो पूछो, तब माइक ऑन होना चाहिए। उसके अलावा किसी का माइक ऑन मिला, कह रही हूँ। और ये आज की नहीं, अब ये हर रोज की क्लास के लिए हो गया। नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं फालतू की चीजें एंटरटेन नहीं करूंगी। प्यार से समझा चुकी हूँ, अब यही तरीका मेरे को दिख रहा है। जब वही कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात, तो बस फिर उस वही चालू करूंगी मैं। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ठीक है। इसमें आप देख के विजुअल एस्टिमेशन, मतलब आप देख के एस्टिमेट करोगे कि ब्लड लॉस कितना है, ठीक है। तो ये देखो, इनने एक ये 4 तरीके भी बताए हैं। एक तो पहला देखो, गॉस पीस के थ्रू 10 गॉस पीस कितने हैं, 8x8 सेंटीमीटर के गॉस पीस है ना। तो ये ने 8 से, तो इससे देखो, अगर इतना सा बीच में जरा सा स्टेन है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ml के आसपास है, ये वाला, ठीक है। इतना स्टेन है तो वो अप्रोक्सीमेटली 50%, तो ये 2 ml के आसपास है। और अगर इतना पूरा स्टेन है तो ये 5 ml के आसपास आता है। और अब अगर आप किडनी ट्रे के हिसाब से देखोगे, तो किडनी ट्रे के हिसाब से अगर वो 25% किडनी ट्रे भरी है तो 75 ml ब्लड लॉस हुआ है। अगर वो आधी भरी है तो 150 ml, और पूरी भर गई है तो वो 150 ml का ब्लड लॉस हुआ है। क्योंकि हमने क्या बोला है, मीडियम साइज किडनी ट्रे इंटू 2। अगर ये मीडियम साइज किडनी ट्रे 2 भर जाएगी तो 600 ml के आसपास हो गया, मतलब पीपीएच है। समझ रहे हो। उसके बाद फिर ये देखो, ये पैड है, ठीक है। पार्शली ये वेजाइनल पैड है, वो गॉस पीस है। यहाँ पे पैड है, पैड जो है ये अगर ऐसा सोक्ड दिख रहा है तो ये 100 ml के आसपास है। और ज्यादा सोक हो गया वो 200। और ये देखो पूरा ही भीग गया है, कि इतना ज्यादा भीग गया, इसको निचोड़ोगे तो इसके अंदर से खून निकल जाएगा। फिर 300 ml के आसपास है। और अगर आपने पेशेंट की डिलीवरी कराई या बाद में इसको चेक करने गए और आपने देखा कि पेशेंट तो ऐसे खून में सड़ी हुई पड़ी हुई है, तो कुछ नहीं तो आराम से 1000 ml तो कम से कम ब्लड लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका एक पिक्चर दिमाग में रखो। और किडनी ट्रे तो सबके पास वहां पे मिल ही जाएगी, है ना, सबके लिविंग रूम में रहती है, पैड्स रहते ही हैं। तो ये एक विजुअल तरीका है देखने का कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। दूसरी चीज, वाइटल्स, वाइटल्स के आधार पे, ब्लड लॉस के आधार पे वाइटल्स कैसे बिगड़ते हैं, अब ये देखो। इम्पोर्टेंट, ये वाला टेबल दिख रहा है, जूम भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, इसमें क्लिनिकल असेसमेंट, वो विजुअल एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस था, ये क्लिनिकल असेसमेंट है। क्लिनिकली कैसे असेस करोगे कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर ब्लड वॉल्यूम का 10 से 15%, मतलब अराउंड 500 से 1000 ml हुआ है, तो पेशेंट को बीपी तो नॉर्मल मिल जाएगा समझे। अब उन्हें का बीपी चेक करेंगे ना, फिर डिलीवरी के बाद सबका पल्स भी चेक करना ही है ना, चाहे जो भी हो, ठीक। ब्लीडिंग ज्यादा हुई हो नहीं हो, ब्लड ब्लड प्रेशर और पल्स तो देखना ही देखना है। लेकिन अब पेशेंट में 500 से 1000 ml का ब्लड लॉस हुआ तो उसको पैल्पिटेशन होगी, मतलब कि 1 मिनट बेटा।
900 से 1000 ml का ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट को पैल्पिटेशन होगी, टेकिकार्डिया होगी। मैं कर रही हूँ, क्लास छोड़ रही हूँ, ठीक है। पेशेंट को पैल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, डिजीनेस। पैल्पिटेशन क्या होता है? जब आपका दिल धड़कता है और आपको पता चलता है ना, वो होती है पैल्पिटेशन। कि दिल कभी कभी आपको बहुत टेंशन हो रही होती है या एग्जाम की टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, दिल जोर जोर से धड़कता है, तो वो पैल्पिटेशन होती है, ठीक है। तो वो पैल्पिटेशन पेशेंट का एक सिम्टम रहेगा। टेकिकार्डिया मतलब उसकी पल्स 100 से ऊपर चली जाएगी। डिजीनेस मतलब चक्कर आने लगेंगे उसको। ये जो शॉक की डिग्री है ये कॉम्पनसेटेड है, इससे पेशेंट को वापस लाया जा सकता है। पेशेंट को आईवी फ्लूइड वगैरह देंगे, ब्लड चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर 15 से 25% लॉस है तो मतलब कि 1000 से 1500 ml के आसपास, तो बीपी थोड़ा सा गिरेगा। कितना सिस्टोलिक पहुंच जाएगा? 80 से 100 के बीच में सिस्टोलिक बीपी पहुंच जाएगा। पेशेंट को कमजोरी होगी, टेकिकार्डिया तो होगा ही होगा, साथ साथ में उसको पसीने आने लगेंगे। ये माइल्ड डिग्री ऑफ शॉक है, ठीक है। उसके बाद फिर जब और ज्यादा ब्लड लॉस हुआ 25 से 35%, मतलब 1500 से 2000 ml के बीच में, तब सिस्टोलिक बीपी और कम होने लगेगा, 70 से 80 पहुंच जाएगा। अब पेशेंट जो है वो एकदम ही रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है, और वो सफेद पड़ने लगेगा, उसका यूरिन जो है वो कम आने लगेगा, ठीक है। ये मॉडरेट डिग्री ऑफ शॉक है। और लास्ट में 35 से 50% अगर ब्लड लॉस हुआ, मतलब कि 2 से 3 लीटर खून बह चुका है ऑलरेडी, तो सिस्टोलिक बीपी और कम हो जाएगा, वो 50 से 70 के आसपास होगा। पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका असर लगेगा कि वो सांस खा रहे हैं, एयर हंगर जिसे बोलते हैं, और पेशेंट की यूरिन आना बंद हो जाएगी, और ये सिवियर डिग्री ऑफ शॉक है, यहाँ पेशेंट मर भी सकती है। इम्पोर्टेंट चीज एक और है शॉक के पेशेंट के लिए, एक चीज होती है शॉक इंडेक्स। शॉक इंडेक्स में क्या करोगे आप? हार्ट रेट को सिस्टोलिक बीपी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये एक क्विक असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ शॉक देता है। आपको इतना सब कुछ देखने के साथ साथ आपको फटाफट पता चल सकता है कि हाँ शायद पेशेंट शॉक में है। तो शॉक इंडेक्स अगर 0.9 या इससे ज्यादा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। नॉन प्रेग्नेंट में 0.5 से 0.7 के बीच में चलेगा, लेकिन प्रेग्नेंट में 0.7 से 0.9 के बीच में ही होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर 0.9 से कम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.9 से ज्यादा है मतलब कि हाइपोवोलीमिया, मतलब आपका ब्लड इतना लॉस हो गया कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। और अगर 1.2 या उससे ज्यादा आ रहा है तो ये पक्का है कि 30% ब्लड लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ नहीं करना, शॉक इंडेक्स निकालने के लिए हार्ट रेट को बीपी से डिवाइड कर दिया। आप मान लो आपकी पेशेंट है, उसकी हार्ट रेट चल रही है 120 और उसका सिस्टोलिक बीपी मिल रहा है 60, शॉक इंडेक्स 2, समझ रहे हो? तो ये बहुत सीरियस है, उसका ब्लड लॉस बहुत सारा हो चुका है, 30% से कहीं ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसको तुरंत ब्लड की जरूरत है, समझ रहे हो? आप सोचो कि 120 ही तो हार्ट रेट है, लेकिन सिस्टोलिक देखो ना, सिस्टोलिक बीपी 60। अगर मान लो उसकी 140 पल्स चल रही है, सिस्टोलिक बीपी 80 है, कितना है? 7/4 करके देख लो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पेशेंट भी शॉक में। तो इसीलिए शॉक इंडेक्स इम्पोर्टेंट होता है। चलो इतना समझ आया? अब माइक ऑन करके बोल सकते हो या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो जी मैम। चलो ये मैम 1500 2000 ml जो है हाँ -80 है, इसका मतलब क्या होगा मैम? क्या? ये मोटरेट जो बता रही हैं आप, 3rd नंबर इसमें लिखा हुआ है। हाँ ये 1500 से 1500 से 2। हाँ यस मैम। हाँ, इतना ब्लड लॉस हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम का 25 से 30% ब्लड ऑलरेडी जा चुका है। यस मैम, मतलब 25 से 30% ब्लड लॉस हो गया। हाँ लॉस हो चुका है ऑलरेडी। यस मैम। मैम इस कंडीशन में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये ब्लीडिंग नहीं रुकती है ना? हाँ देखो, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया और उसके कारण ब्लीडिंग होती है, एक चीज हो सकती है। अंदर कोई आपने ब्लड वेसल इंजर कर दी है, ठीक है,
उसको आपको तुरंत रिपेयर करना पड़ेगा। मान लो कोई बड़ी वेसल है, सिजेरियन के टाइम पे मान लो इंटरनल हो गई, ठीक है, अब वो ब्लीड करी जा रही, या मान लो कि रप्चर यूट्रस हुआ था, आपने एक पेशेंट थी प्रीवियस सिजेरियन थी, ठीक है, आई फुल में आई, आपने डिलीवर करा दी, लेकिन हुआ क्या कि डिलीवरी के दौरान ही जो है अंदर उसका जो पुराना जो स्कार साइड था वो फट गया, ठीक है। अब बाहर से तो नहीं दिख रहा है वो, और अंदर ही पेशेंट की हालत जो है हाँ साहब मैं आ गया। तो ये सारे रिस्क है ना। तो ये सारे ब्लीडिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हो ही रही है ऐसा। चलो हाँ, मेरा पेशेंट की डिलीवरी ईपी द्वारा होती है और उसको स्वेरिंग ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, और पेशेंट को इतना ब्लीडिंग होता है कि उसको प्रोस्टेटिन देने के बाद में भी ब्लीडिंग कम नहीं होती है, बेहोश होने लगती है पेशेंट। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? तो देखो बेटा, एपिजियोटमी से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो एपिजियोटमी वाला ब्लीडिंग नहीं, आफ्टर रिमूवल प्लेसेंटा, आफ्टर रिमूवल प्लेसेंटा पीपीएच है ना। हाँ, तो अभी अपन मैनेजमेंट पे तो आए नहीं ना, अभी मैनेजमेंट पे तो आए नहीं ना, अभी मैनेजमेंट पड़ा था। इस कंडीशन में मैंने एक पेशेंट हैंडल किया था, इस कंडीशन में पेशेंट हैंडल किया था, उसको आरएल लगाया था और उसके बाद में उसको एट्रोपिन दिए, डेक्सामेथासोन थोड़ा कम बोलिए, इंजेक्शन दिया था उसको। उसके बाद में वो 5 मिनट के बाद में कॉन्शियस में आया पेशेंट। क्योंकि वो शॉक में गई ना पेशेंट आपकी, लेकिन आपको कॉज भी तो ट्रीट करना है, ठीक है। चलो अब अपन आएंगे मैनेजमेंट पे। सबसे पहले तो ये देखो, एक पेशेंट है यहाँ पे, ये आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, ठीक है। हल्का फुल्का पीपीएच है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, 5-6 मिनट के आसपास गई है मान लो, तो आपको कुछ नहीं, 2 आईवी लाइन देनी है और उसके बाद फिर उसमें आरएल चालू कर देना है। ब्लड सैंपल ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के लिए आपको निकालना ही है साथ में, और साथ में आप क्या करना है, आपको एक ड्रिप में आपको 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन शुरू कर देना, 40 ड्रॉप्स पर मिनट। ये देखो, यूट्राइन मसाज तो करनी है और ऑक्सीटोसिन की ड्रिप पर 20 यूनिट, ठीक है, इन 500 ml 40 ड्रॉप्स पर मिनट चालू कर दो जब यूट्रस एटोनिक है। साथ ही साथ में होलिस कैथेटर से ब्लैडर को कैथेटराइज करना है। और अगर आपने वेजाइना और सर्विक्स देखा नहीं है, उसमें तो कोई टीयर नहीं है, ये भी आपको देखना है क्योंकि अगर वहाँ टीयर होगा तो कितना भी आप ऑक्सीटोसिन दे दो, ब्लीडिंग टीयर जहाँ है, टीयर को सिलना पड़ेगा और फिर ही ब्लीडिंग बंद होगी। लेकिन अगर हाँ यूट्रस फैला हुआ है थैली जैसा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, एटोनिक पीपीएच है, कई बार दोनों भी हो सकते हैं ना, एटोनिक भी हो सकता है, ट्रोमैटिक भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर पीपीएच है तो हर बार वो एटोनिक ही होगा ये नहीं सोचना, या हर बार वो ट्रोमैटिक ही होगा ये नहीं सोचना। आपको हर बार यूट्रस की टोन भी देखनी है कि वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको सर्विक्स और वेजाइना भी देखना है कि वहाँ पे कोई टीयर तो नहीं, ठीक है। आपकी एपिजियोटमी साइड भी देखनी है कि आपने एपिजियोटमी जहाँ लगाई है वहाँ पे कोई ब्लीडर तो नहीं छूटा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ब्लीडर छोड़ देते हो और ऐसे सिल देते हो और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मोटा मोटा सूजता जाता है, मतलब अंदर कोई ब्लीडर छूटा हुआ है, वो ब्लीड होता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है और इसलिए पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज ये वाली डायग्राम देखो। तो सबसे पहले आपको एक टीम बनानी है पीपीएच के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, कॉल फॉर हेल्प। ऑब्स की कोई भी इमरजेंसी होगी, आपको कॉल फॉर हेल्प के लिए किसी ना किसी को बुलाना है, ठीक है। उसके बाद जिसने डिलीवरी कराई, मान लो कि आपने डिलीवरी कराई, आप चार्ज लोगे, आप लीडर बनोगे और बाकी सबको बताते जाओगे कि क्या क्या करना है। पहली और दूसरी चीज, आपको पेशेंट के यूट्रस का टोन देखना है, जेनिटल ट्रैक्ट की इंजरी देखनी जो मैंने बताया। तीसरी चीज, अपन को रिटेन प्लेसेंटल बिट्स देखना है और आपको टीम को वाइड करना है। मैंने बोला ना कि जब भी प्लेसेंटा निकालोगे हमेशा आगे और पीछे दोनों तरफ से देखना है कि वो पूरा है कि नहीं, क्योंकि अगर अंदर कुछ बच जाएगा तो यूट्रस ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो भर भर के लीक करेगा। अभी कल परसों की बात है, एक जूनियर को मैंने सिजेरियन कराया, ठीक है। अब उसने अच्छे से यूट्राइन डायबिटिक क्लीन नहीं किया, अंदर मेम्ब्रेन चिपके हुए थे, हम यूट्रस क्लोज कर रहे हैं लेकिन वो बार बार ब्लीडिंग हो जाए, भरे जाए। फिर हमने और ध्यान से देखा तो देखा कि मेम्ब्रेन चिपके हुए, फिर हमने मेम्ब्रेन निकाली तो ब्लीडिंग बंद हो गई। तो यही चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लैडर को कैथेटराइज करना ही करना है। अब देखो, अब एक तो लीडर है, ये लीडर ये सारे काम कर रहा है,
ठीक है, तो उनको असेस कर रहा है, कैथेटराइज कर रहा है, यूट्रस को मसाज कर रहा है, और अगर ट्रॉमा हो गया तो वो मतलब कि सर्विक्स में टीयर है या वेजाइना में टीयर है तो उसको छिल रहा है, और बाकी अंदर कोई अगर मान लो प्लेसेंटल टिश्यू छूट गया है तो वो उसको निकाल रहा है, और बाकी टीम के साथ वो पूरा कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। ठीक है, अब हेल्पर वन क्या करेगा, ये रहा हेल्पर वन। हेल्पर वन क्या करेगा, पेशेंट का एयरवे चेक करेगा कि वो सांस ले पा रही है कि नहीं, उसको ऑक्सीजन चालू करेगा, और अब कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है। कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, उसको पेशेंट के घर वालों को बुलाना है, ठीक है, और घर वालों को बुला के उसको उनको समझाना है। माई कौन है, मैं कह रही हूँ, मैं क्लास बंद कर दूंगी अभी, हद दो रखी है बदतमीजी की। क्या है, चैट बॉक्स में लिखो, मैं देखूंगी डाउट, अभी बीच बीच में हर बार बैक कर करके नहीं देख सकती ना। ठीक है, अब कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, कम्युनिकेशन में घर वालों से बात करनी है, उनको समझाना है कि क्या सीवियरिटी है सिचुएशन की। ठीक है, कि पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को जाना तो रिस्क है, ब्लड तुरंत चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड लेके आना पड़ेगा, यही चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है, और आपने ये पेशेंट को समझा दिया, इसका साइन नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ में पेशेंट के घर वालों को एक्सप्लेन करना है और उनसे सारा कुछ अरेंज कराना है। ठीक है, दूसरा अब हेल्पर टू क्या करेगा, हेल्पर टू पल्स देखेगा, बीपी देखेगा, ड्रग्स देगा। ड्रग्स क्या देने, ऑक्सीटोसिन चालू करनी है, मिथाजिन लगेगा तो मिथाजिन चालू करेंगे, कार्बोप्रॉस देंगे, मीजोप्रॉस देंगे, ये सारा डिपार्टमेंट हेल्पर टू का। अब आ जाएगा हेल्पर थ्री। हेल्पर थ्री को क्या करना है, उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन देने हैं, तो यहाँ से इधर पे एक कैन्युला लग रहा है, इधर पे एक कैन्युला लग रहा है, इधर वाले कैन्युला में ब्लड सैंपल निकालेंगे फटाफट। ठीक है, ब्लड सैंपल निकालेंगे, आईवी फ्लूइड चालू करेंगे और ब्लड कंपोनेंट्स यहीं से देंगे। ठीक है, जैसे ही ब्लड कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो हेल्पर टू को ब्लड कंपोनेंट्स देना है। ब्लड कंपोनेंट्स में क्या होता है, पीआरबीसी होता है, एफएसपी होता है, प्लेटलेट होता है, जिसकी जरूरत होगी वो देंगे। ठीक है, तो देखो हेल्पर वन एट हेड एंड विल असेस द कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऊपर वाला देखा ना अपन ने, एयरवे, तो कॉन्शियसनेस देखेगा, एयरवे रीडिंग देखेगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, और सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा और हर एक चीज डॉक्यूमेंट करेगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हमने इंजेक्शन लगाया है ना, हमने उसको ड्रग्स दिए, हमने फ्लूइड्स दिए, और घर वालों से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हेल्पर वन ने की। हेल्पर टू ने क्या किया, इधर दो आईवी बोर कैन्युला लगाए, इधर और इधर। ठीक है, और वो क्रिस्टलाइज फ्लूइड्स चालू कर देगा, पल्स बीपी सब कुछ देखेगा। हेल्पर थ्री, इनने फोटो में उल्टा दे दिया है, आप किसी भी एक को हेल्पर टू को एक काम दे दो, एक को हेल्पर थ्री को दे दो, चलेगा, है ना। वो वाइटल्स मॉनिटर करेगा और वही सारी चीजें, सारे ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, एनएफटी, आरएफटी, कोआगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ देखेगा। ठीक है, अगर ट्रोमेटिक पीपीएच होता है, जब हमने उसको रिपेयर कर दिया या फिर अंदर प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो हमने निकाल दिया, तो पीपीएच कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एटोनिक पीपीएच है, एटोनिक पीपीएच को अब आपको सारी ड्रग से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो क्या क्या दोगे आप, ये देखो ये रहा, केवल ये इम्पोर्टेंट टेबल है एटोनिक पीपीएच के ड्रग्स। ठीक है, कितना देना है, कैसे देना है, देखो ये पीपीएच इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को आनी चाहिए, इसलिए इसकी ड्रग्स भी बता रही हूँ। ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट लोगे, 1 लीटर एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट। आप एक्चुअली उसको 500 ml में भी डाल सकते हो और 40 ड्रॉप्स पर मिनट में चला सकते हो, और साथ में 10 यूनिट्स आईएम आपको देना ही है, जैसे अपन ने बोला। उसके अलावा इनिशियल डोज वैसे ये है कि 20 यूनिट्स 1 लीटर, लेकिन अपने पास आता नहीं है ना 1 लीटर का बॉटल, अपन 500 ml के बॉटल में ही 40 ड्रॉप्स पर मिनट से चालू कर देंगे। लेकिन 3 लीटर से ज्यादा आईवी फ्लूइड ऑक्सीटोसिन डाल के आप नहीं चला सकते, समझ गए। 3 लीटर से ज्यादा आईवी फ्लूइड ऑक्सीटोसिन के साथ नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते, कोई बताएगा, बोलो। अब बोलने को बोल रही हूँ तो किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा। मैम क्वेश्चन और एक बार बोलिए मैम। ऑक्सीटोसिन डाल के आईवी फ्लूइड 3 लीटर से ज्यादा नहीं देना, क्यों नहीं देना, पेशेंट डिहाइड्रेट होने लगा।
तुम तो फ्लूइड दे रहे हो तो डिहाइड्रेट। हाँ ये गोली ये देना है फिक्स। बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा क्या मैडम? क्यों बढ़ता है वाटर रिटेंशन, ये बताओ। आंसर उनका सही है। हीमोग्लोबिन उनका घट गया है ना मैडम? नहीं नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन से लेना देना नहीं। देखो ऑक्सीटोसिन, आंसर एकदम सही है। ऑक्सीटोसिन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस मतलब कि ज्यादा पेशाब, एंटी डायूरेसिस मतलब अब ये पेशाब को रोकेगा। ठीक है, तो बेसिकली वाटर फिल्टर होके नहीं जा रहा है, वाटर जितना है सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही है, ब्लड सर्कुलेशन में है तो वो टिश्यूज में भी चला जाएगा, तो ये वाटर रिटेंशन कराता है। और ज्यादा वाटर रिटेंशन अगर हो गया तो फिर ज्यादा पानी के कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। ठीक है, इससे पेशेंट की जान को रिस्क भी हो सकता है। तो इसीलिए 3 लीटर से ज्यादा ऑक्सीटोसिन वाला आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ाना। ठीक है, आपने ऑक्सीटोसिन दिया, पेशेंट का यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी फ्लैबी है, रिलीज हो रही है, आप क्या करोगे, उसको मेथर्जिन दे दोगे। ठीक है, मेथर्जिन कितना देते हैं, आईएम और आईवी स्लो 0.2। अगर आप स्लो आईवी नहीं दे पा रहे हो तो आप आईएम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईएम भी फटाफट एक्ट करेगा, वो 15 मिनट के अंदर एक्ट करना चालू करेगा। ठीक है, और इसको रिपीट करना है 0.2 आफ्टर 15 मिनट्स, और अगर रिक्वायर करेगा तो हर 4-4 घंटे में हम 0.2 आईएम या आईवी हम रिपीट करेंगे। टोटल 5 डोजेस दे सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 1 डोज। ठीक है, 0.2 मिलीग्राम देना है, आईएम या आईवी। ठीक है, आप आईएम प्रेफर करना क्योंकि कई बार आईवी अपने पास इधर लाइन ऑक्सीटोसिन वगैरह में जाने में बिजी है। आप एक जगह ब्लड जाएगा, एक जगह ऑक्सीटोसिन जाएगा, आईएम दे दो 0.2 mg। ठीक है, 15 मिनट बाद अगर रीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो एक और बार 0.2 mg दे सकते हो, टोटल 0.4 हो गया। लेकिन अब अगर लगेगा तो वो 4-4 घंटे में रिपीट होगा, 15 मिनट में रिपीट नहीं होगा। टोटल ऐसे आप 5 डोजेस दे सकते हो, तो 0.2 × 5 खांसी के लिए जो दवा चल रहा है मैक्सिमम उससे खांसी टोटल कम डोज हो रहा है। हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज मीजोप्रोस्टॉल, कितना दोगे मीजोप्रोस्टॉल, 800 माइक्रोग्राम वो तो अभी सबलिंगुअल, है, जीभ के नीचे रखोगे। खांसी की दवा तो अभी है। 800 माइक्रोग्राम सीधे सीधे, या फिर आप 800 और रेक्टल भी रख सकते हो, रेक्टम में भी रख सकते हो, दोनों तरह से रख सकते हो। ठीक है, और रिपीट कर सकते हो 200 से 800 माइक्रोग्राम। इसको कब रिपीट करना है ये कहीं किताबों में लिखा नहीं है, तो हम यूजुअली सिर्फ एक ही बार इसको डाल देते हैं 800 माइक्रोग्राम को। ठीक है, नॉट मोर देन 1600 माइक्रोग्राम से ज्यादा देना नहीं। तो बस आप एक ही याद रखो कि 800 माइक्रोग्राम इसको या तो जीभ के नीचे रखा दो, लेकिन अनकॉन्शियस हो रखी है पेशेंट तो जीभ के नीचे भी रख तो पाओगे नहीं, तो बेटर है उसको रेक्टम में रखो। तीसरी चीज, ये 15 मेथाइल अल्फा पीजीएफ दूध की अल्फा गोली क्या है, कितनी ये खिला दी है? कार्बोप्रोस्टेट। ठीक है, जो प्रोस्टाडिन आप लोग बोलते हो ना, प्रोस्टाग्लैंडिन बोलो, इसको भी आईएम दोगे, 250 माइक्रोग्राम दोगे। 250 माइक्रोग्राम मतलब 0.25 मिलीग्राम। ये हर 15 से 90 मिनट में आपको रिपीट करना है। टोटल इसके 8 डोजेस दे सकते हो, 2 मिलीग्राम। वो दर्द वाला गोली मत दो अभी, अभी तो ये ठीक देना है, पड़ेगा। ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट है पीपीएच का। ठीक, गुनगुना पानी पीना है, मैम इतना समझ इसे गए खट्टा सर? मीठा नहीं समझ, खाएंगे, मैम इसे दूध बच्चे मसाला को जो कम खाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग जो देते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या मैम, क्योंकि कुछ पानी फर्क नहीं वगैरह। पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं देखो, ये आप पेशेंट की जान बचाने के लिए दे रहे हो, अगर आप ये सब नहीं दोगे तो पेशेंट मर सकता है। तो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट ये सब सोचना ही नहीं है, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर देखो ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो फिर मदर को रिस्क है ना बेटा, तो अपन को उस तक पहुंचने ही नहीं देना है उसको, तुरंत मैनेज करना। और जब तक कि अपन ये सब कर रहे हैं तब तक अपना हेल्पर कहीं ना कहीं से ब्लड की अवेलेबिलिटी जुगाड़ रहा है, और फटाफट वो ब्लड क्रॉस मैच करा के लेके आएगा और ब्लड वो तो वही सप्लाई लिखा स्टार्ट है कर देगा। एक्टिविटी। क्योंकि ब्लड तो चढ़ाना ही पड़ेगा, इतना ब्लड लॉस। ठीक है, और यूट्राइन मसाज कंटिन्यूअसली करते रहना है क्योंकि वो भी हेल्प करती है यूट्रस की टोन को रीगेन करने में। ठीक है, समझ गए? चलो, यस इतना समझ आ गया आज की क्लास में।
अब आप आज की क्लास में कुछ डाउट है तो अपन पूछो। ब्लीडिंग ऑपरेशन के थ्रू बंद करवाते हैं तो उसमें ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ना। पीटी की बात कर रही हो बेटा, ट्यूबल लाइगेशन इसकी बात पीपीएच की बात कर रही मैं समझी नहीं बेटा, तेरा क्वेश्चन नहीं समझी। एक्चुअली हम लोग वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाती किसी कारण से तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में मैम ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर दिया जाता है ना, जो सप्लाई तो बेटा ये ब्लड। ऑपरेटिव, हाँ ऑपरेटिव मैं बताऊंगी ना, आज जितना पढ़ा है उसमें क्या डाउट है ये बताओ। वो तो मैं पढ़ा दूंगी सारा, अभी अपन उस पर पहुंचे नहीं। अभी अपन ने सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा है, अपन ने भी सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है? नहीं, इंजेक्शन के बारे में पूछ रहा था मैं, इपिडोसिन। वो एपिडोसिन बेटा इसमें नहीं होता, वो तो जब लेबरिंग पेशेंट होती है तो सर्वाइकल थिनिंग के लिए रहता है, सर्विक्स को थिन करने के लिए, डायलिटेशन इंप्रूव करने के लिए, वो इसमें काम नहीं आता, पीपीएच में काम नहीं यस। आता। चलो और कुछ? हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हेलो। एक बार में एक जना बोलो क्योंकि आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ हेलो मैडम। रहा। हाँ बोलिए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक नाम पेशेंट का नाम बताओ पहले। यूट्रस निकाल लिया गया है। मोहम्मद हारून सिद्दीकी। हाँ बोलो। तो सर यूट्रस उसका क्यों निकाल दिया? उसमें दर्द का मिला है कि यूट्रस क्यों निकाला? बॉटल में मिला हो। हेलो। तो बताओ यूट्रस निकाल तो लिएगा बुखार के उसको। साथ साथ ठीक हो जाएगा। बट आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, कौन इशू है? या तो चैट बॉक्स में लिख के भेजो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा, मुझे नहीं सुनाई। मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? अभी तो जो लिखा वही दो आप। हेलो। बोलो बोलो। पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है, उस वक्त उसको बीपी 190 180 190 है, तो उस पीरियड में क्या कर सकते हैं? क्या कब कब है बीपी 190? या 180/90 ऑन द डिलीवरी पीरियड, उसके जब पेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय। तो पेशेंट अगर बीपी की है तो आपको उसको लोबेटालॉल देना है, तो अपन ने प्री एक्लैम्पशिया में पढ़ा तो है बेटा। अच्छा। प्री एक्लैम्पशिया पढ़ा तो चुके हो, मैं आज की क्लास से रिलेटेड डाउट पूछूं ना बेटा, आज तो पीपीएच पढ़ाया है, डाउट नहीं और क्या पूछ रहे हो? रुकने वाला जो मेडिसिन आते हैं आवाज जैसे कट रही है, ट्रानेक्सिमिक आवाज एसिड। कट रही है। हाँ ट्रानेक्सिमिक एसिड बिल्कुल दे सकते हैं, 1 ग्राम तो स्टार्ट में दे ही सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्ट पुश नहीं करना है ट्रानेक्सिमिक को, हमेशा 100 ml डाइल्यूट आरएल में डाइल्यूट करके उसको देना, ठीक है? ओके मैम जो 2 फ्लोपिन ट्यूब रहते हैं ना, उसमें अगर एक फ्लोपिन ट्यूब निकाल दिए तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है क्या मैम? हो सकती है भाई, पीपीएच से रिलेटेड आप पूछो ना यार, मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुम लोग क्या पूछ रहे हैं? चलो यार अब आज की क्लास खत्म, मेरे को परेशान वो कर रही एक काम कीजिएगा, ज़्यादा कमर दुख रहा हो तो फिर उस समय वो गोली देंगे, अभी आपके पास जो रखा है, आप दिखा रहे थे मेरे को, और ये जब देंगे तो फिर पैरासीटामोल नहीं देंगे, है ना? हाँ है ना। ओके, गुड नाइट मैम। पैरासिटामोल तो इसमें है ऑलरेडी। थैंक यू मैम। यस मैम। हेलो वशिष्ठ जी। हाँ सर, बताएं सर। अरे यार ज्यादा कमाई हो गई क्या, नोट गिन रहे हैं? अरे
अरे नहीं सर। सर वशिष्ठ सर, आपकी कमाई सब लोग देख लिए आज। अरे वाह वाह। वही तो आज ज्यादा कमाई हो गई है। अरे नहीं सर, अपन वीडियो देखा नहीं सर ऑन थी। नहीं नहीं, सब कमाई देख लिया आज आपकी। अरे वाह। धन्यवाद सर। तो सर वशिष्ठ सर वो मैसेज का बॉक्स खोल दीजिए ना ग्रुप का। सबको थोड़ा सा कैसे वो किसी को लिखना नहीं होता है, थोड़ा सा ग्रुप का खोल दीजिए। तो कभी कभी क्या होता है आप ये बताइए सर, आप ग्रुप ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें इतना गदर होने लगता है, अपन क्या कर सकते हैं सर? सबसे बेटर है कि जो भी मतलब यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन है वो तो मिल रहे हैं ना सर अपन को। नहीं सर, अगर अभी हमें मान के चलो अभी एक क्लास छूट गया तो किसी ने लिख के भेजा, वो फिर अपने को उसमें कैसे दोबारा अपना रिव्यूअर्स हो जाते हैं। अब कैसा है, अगर किसी ने अगर गलत गलत भेजा तो आप उसको लिख आप के भेजिए ना, क्योंकि कई कोई ग्रुप पे बातचीत ऐसी आप चल ये रहा है बार बताइए बार। सर कि हमारे हमारे ग्रुप में 150 से प्लस है। मेरी बात समझिए, हाँ 150 से हाँ प्लस है ज्वाइन किए हैं ग्रुप में, है ना? ज्वाइन कितने हाँ कर रहे हाँ हैं क्लास में? 50, 60, 100, 100 प्लस, 100 है ना? बराबर। और हाँ ग्रुप को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अपन को। ग्रुप तो आपका है यार, हमारा है, सबका है ग्रुप, है ना? नहीं नहीं, वो इसलिए देखिए, नहीं अभी क्या है, देखो ऑल इंडिया का क्लास है तो ग्रुप का वजह से क्या है, एक दूसरे को दोस्ती हो जाते हैं, बहुत सारे बात करने के लिए जम जाते हैं। अब क्या रहते हैं, अब ग्रुप बंद करने से क्या है, एक दूसरे से पर्सनली फोन करना पड़ रहा है, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ हाँ क्लास तो में, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सारे अभी जितने वो मैं स्टूडेंट है तो ज्यादातर बोल रहे थे भाई अभी खोल दो, नहीं तो क्या रहते हैं फिर वो नाराजी होगा, कोई दूसरा और ओपन कर लेगा। अब ये इतना सारे स्टूडेंट में अभी 3-3 4-4 ग्रुप बनाना कोई ठीक नहीं है ना। हाँ हाँ। आप ये बताइए हर्षित राज जी, जी डब्बा खत्म। आप ये बताइए कि आप कितने मैसेज डिलीट करते बैठेंगे? आप पढ़ाई भी करना है, अपना जॉब भी नहीं देखना हाँ है। बराबर। अभी देखिए कम से कम हर किसी को हर किसी को 10 से 15 ग्रुप है, तो कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, लेकिन उनको कैसे, उनको फिर पहले वार्निंग देना पड़ेगा, भैया इसमें कुछ मत भेजिए, नहीं तो आपको मैं वो रिमूव कर देना। मेरा नाम से अगर आपको कुछ गलत कुछ दिखा तो मेरे को आप बोले भाई आपको रिमूव कर रहा हूँ, या पहली बार वार्निंग दिया, बस हो गया। दोबारा रिमूव कर दिया तो वो उसने अगर फिर आपको फोन करेंगे तो भैया मेरे को जोड़ो, तो बोले भाई ऐसे ये ग्रुप उसके लिए नहीं बनाया गया है टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सर मालूम कोई है। मानने वाला कोई है नहीं। अब कोई नहीं ऐसे हमारे हमारे साथी है कि ऐसे ऐसे मेडिसिन ग्रुप में सेंड कर देते हैं कि मतलब जो अनलीगल है। किसी पेशेंट को किसी को खिलवाड़ थोड़ी करना है सर ग्रुप में, नहीं है ना? ग्रुप में नहीं करना है, लेकिन सर इससे कैसे दोस्ती नहीं हो पा रही एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से हाँ दोस्ती नहीं हो पा रहे। किसी को क्या, अगर मान के चलो किसी को अगर कुछ नहीं लिख पाया, अगर मान के चलो आज लिख नहीं पाया, कई क्लास नहीं छोड़ पाया, तो पहले ग्रुप में किसी ने भेज देता था, उसको रिवाइज कर लेता था। फिर बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, और डॉक्टर लोग है इतना भी कोई बुरा नहीं है, तो कैसे अब रहते हैं, वो जैसे कम से आप कम दोस्त नहीं हो मेरी पाएगा। मेरी मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात वर्ड बोलना चाहता हूँ सर आप हाँ लोग हाँ को, बताए बताए, जरूर जरूर। है ना? हाँ आपने जैसे आज मॉर्निंग का धन्ना सर के क्लास में थोड़ी सी गदर हो गई अपन के, हाँ हो गया। हुआ ना? हाँ हाँ तो एक्चुअली में देखिए है कि अपन को जो पढ़ा रहे हैं सर सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं, और शरीर विज्ञान जीव विज्ञान जो भी है अपन शरीर के बारे में ही बता रहे हैं ना। हाँ हाँ तो उसमें अब समझ में देखिए, अब जो उसको समझ में आएगा जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है सर, रियली बात है ना? हाँ हाँ। जैसे अपन को जो भी पढ़ाई होती है, तो जैसे मैं रियली में बता रहा हूँ अपन को, हाँ हाँ 40% 50% के ज्यादा ऊपर मेरे को नॉलेज नहीं होता है। फिर भी हाँ मैं हाँ। सुनता हूँ, इसलिए सुनता हूँ कि मेरे को अच्छी नॉलेज मिल रही है। कम से कम मैं पेशेंट के इलाज नहीं कर पाऊंगा तो अपने लिए तो नॉलेज मिलेगा ना नहीं सर। नहीं सर, जैसे पढ़ा रहे ठीक है, लेकिन उन पे कैसा है, जिसका अगर गोपाल सिंह से मेरा बात हुआ ओपिनियन, तो उन्होंने बोल रहा है अभी थोड़ा सा हाँ मैंने पूछा तो ऐसे बोल दिया, तो बुरा लगा ना, जो थोड़ा सा डाउट जो है वो अपन कोर्ट से नहीं कर पाए सर से, ऐसे ऐसे बात रहते। नहीं, वो नहीं आप उसमें आप क्वेश्चन छोड़िए, करिए। नहीं उसमें कैसे किसका अपना अपना ओपिनियन है, किसको कैसे बोलना है वो बोल दिया। अभी मेरा मानना है आप ग्रुप खोल दीजिए,
कि इसके वजह से किसी को बोलना नहीं हो पा रहा है। पर्सनली हर कोई फोन कर एक दूसरे को। हर्षित सर, एक मिनट, पहले ये बातें रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहले इतना बोलो। अगर रिकॉर्ड हो रहे तो ये बातें मत करो, पर्सनल बात करो। अगर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो मत करो ये बातें, पर्सनल बात करो, क्योंकि जो है ना सब यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं ना सब ये पूरे बातें। हाँ नहीं नहीं, मैंने कोई दूसरा बात नहीं, सर ने उठाया। नहीं, मैंने बातों में निकलते हैं। नहीं नहीं, मैंने सर पूरा ग्रुप खोल दो, बस इतना है। हाँ, पहले टॉपिक रिलेटेड आप क्वेश्चन करें तो सर जवाब क्यों नहीं देंगे? जो भी बात कर रहे हैं। अरे राजू सर नमस्कार। राजू सर नमस्कार। बशीर सर नमस्कार। बशीर सर जो भी बात कर रहे हैं देख के हिसाब से कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड बातें फिर बाद में प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, अपन गलत नहीं बोल रहे हैं सर, मैं भी समझदार हूँ, मैं भी नहीं समझता हूँ। गलत नहीं बोल रहा है, मैं नहीं वो बोल रहा हूँ, आप इसलिए बोल रहा ग्रुप हूँ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि देखिए अपन को जो भी पढ़ाई हो रही है तो उसको समझना चाहिए। अब हमारे एमडी डॉक्टर्स हैं, उनका तो सम्मान करना चाहिए ना सर, ठीक है। नहीं अगर आपको प्राइवेट उनका पर्सनल नंबर ले लीजिए और बात करिए, सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आया, मेरे को रिपीट करवा दीजिए, है ना। अब ये बताइए, अगर कोई बोलता है तो एक साथ 10 लोग का 15 लोग का अनम्यूट हो जाते हैं सर, तो कहाँ से आपको समझ में आएगा, कहाँ से मेरे को समझ में आएगा। गुप्ता जी पहले नंबर को ये जो सिस्टम है ना बीच में 10 बोलने वाला, सबसे कहो जैसे डिबेट में हाथ उठाए कि भाई मुझे बोला, सर जिसको कहें वो बोले, ठीक है ना। बोले आप वीडियो खोल सकते हैं, आप जो है म्यूट रखें, वीडियो खोल के आप हाथ उठाइए। उसके बाद में आपको सर पूछना चाहते हैं कि आप गुप्ता जी क्या पूछना चाहते हैं, तो उसी से सवाल होगा। बिल्कुल सर ये बात बोलते बोलते पूरा जो है ना सालिश खत्म होने आ रहा, लेकिन जो है ना बात बोलने का नहीं छोड़े, पूरा सालिश खत्म होने आ रहा। वो ऐसा छोड़ते नहीं, सब लोग कोई ना कोई डिस्टर्ब करते ही रहते क्लास में, पूरी क्लासेस खत्म होनी, कोई भी जो है ना डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं कर रहे। अब 1-1.5 मंथ और चलेगा सर क्लास, एक मंथ है या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ और चलेंगे क्लास। ठीक है गुप्ता जी, गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट सर, वेरी गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सभी मित्रों को गुड नाइट। शिकायत नहीं सर, सभी नहीं वो तो ये चलते रहता बीच में, ऐसा थोड़ी बहुत बातचीत, ऐसा कुछ भी नहीं।